हेलो क्लास 11th। आई एम डॉक्टर जसवंत सिंह। आज अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। हम ऑलरेडी पहले भी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर तक अदर क्वांटम नंबर्स कर चुके हैं, जस्ट लाइक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एल्जेब्रिक क्वांटम नंबर। आज हम बात करने जा रहे हैं वो है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो सबसे पहले गिवन बाय यानी दिया किसने था, ठीक है। इसको देने वाले जो साइंटिस्ट थे या स्पॉन्सर थे वो अपने साइंटिस्ट दो हैं। वो कौन सा नाम है आपके सामने है, जीमान एंड लिंडे, यानी कि दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहले इसको डिस्कवर किया था। जीमान इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा इसको क्या करके चलेंगे, रिवाइज करके चलेंगे। आपको जैसा स्क्रीन पे दिख रहा है ये आपके सिर्फ जो मैंने आपको नोट्स सेंड किए हैं उन्हीं नोट्स की क्या है PDF है, ताकि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आए। तो देखिए, सबसे पहला है जीमान इफेक्ट, क्योंकि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो जीमान इफेक्ट को क्या करता है, एक्सप्लेनेशन करता है। अब होता क्या है जीमान इफेक्ट, तो मैंने आपको उसके डायग्राम से भी आपको एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पर ये जो डायग्राम है आपके पास, ठीक है ना। इस डायग्राम के अंदर बात करें तो देखिए, जब भी कोई एक रेडिएशन को हम किसी सैंपल में से पास करते हैं, पास करने के बाद उसको प्रिज्म में से पास करते हैं, तो वो लाइंस क्या हो जाती हैं, स्प्लिट हो जाती हैं। क्लियर, जिससे हमें क्या मिलता है, स्पेक्ट्रम मिलता है। बट ये स्पेक्ट्रम लाइंस जो हैं वो फर्दर क्या हो जाएगी, स्प्लिट हो जाएंगी जब अपने इस पर क्या लगाते हैं, अप्लाइड करते हैं कौन सा फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि N पोल और एक क्या होता है S पोल। ये आपका क्या शो कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहा है। कहता है कि इस रेडिएशन के ऊपर या सैंपल के ऊपर जब अपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो ये स्पेक्ट्रम जो लाइन होती हैं ये क्या हो जाती हैं, स्प्लिट हो जाती है। ये क्या हो जाती है बेटा, स्प्लिट हो जाती हैं। तो इस तरह से होने वाली इस स्प्लिटिंग को ही हम क्या कहते हैं कि स्पेक्ट्रम लाइंस आर स्प्लिटेड। तो मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में होता है तो इस इफेक्ट को क्या बोला जाता है, जीमान इफेक्ट बोला जाता है, ठीक है। ये हम ऑलरेडी पहले भी सिलेबस से कर चुके हैं। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट, वो है स्टार्क इफेक्ट। अगर ऐसी ही स्प्लिटिंग किस में हो जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में हो जाए, जैसा कि आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो अपने क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं प्लस एंड माइनस। तो इसकी प्रेजेंस के अंदर भी ये स्पेक्ट्रम लाइंस क्या हो जाती हैं, स्प्लिट हो जाती हैं। तो इन्हीं स्प्लिटिंग की वजह से ये जो किसकी वजह से हुआ स्प्लिटिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हुआ, बिखर गई ये लाइनें, ठीक है ना। तो इसको अपने कहेंगे स्टार्क इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट बोलते हैं, स्टार्क इफेक्ट बोलते हैं। ये हम आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब बात आती है नेक्स्ट, इसके बाद इट इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ जीमान इफेक्ट, यानी कि ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ये जीमान इफेक्ट का ही क्या है, एक्सप्लेनेशन होता है। क्योंकि अपने पास जो स्टार्क इफेक्ट है उसमें जो स्प्लिटिंग होती है वो अरेंज्ड में नहीं होती है, रेगुलर नहीं होती है। बट की अपने बात करें मैग्नेटिक फील्ड में तो यहाँ पर स्प्लिटिंग जो होती है वो रेगुलर टाइप की होती है। इसलिए हम कहते हैं कि ये जीमान इफेक्ट की क्या है, एक्सप्लेनेशन है, ठीक है बेटा। मैं कैमरा ऑफ कर देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा स्क्रीन के प्रेजेंस मिल सके। अब बात हम यहाँ तक कर चुके थे कि जब अपने S ऑर्बिटल को अप्लाई करते हैं तो उसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर दिया गया है M, जिसकी वैल्यू क्या होती है, 0। P के लिए 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, PX, PY एंड PZ। तो इनके लिए वैल्यू आती है -1, 0 एंड +1। इसके बाद D ऑर्बिटल्स या सब सेल होते हैं, उनमें 5 क्या होती हैं आपके पास, ऑर्बिटल्स होते हैं। तो -2, -1, 0, +1 एंड +2। आगे चलते हैं तो नेक्स्ट अपने पास आता है F जो है फंडामेंटल स्पेक्ट्रा से मिलता है, वहीं से वर्ड उठाया हुआ है। तो इसमें 7 टाइप की क्या मिलती हैं अपने को, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मिलते हैं, -3, -2, -1, 0, +1, +2 एंड +3। क्लियर है। तो इस तरह से हमें ये पता चलता है कि कौन से सब सेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स क्या हैं, प्रेजेंट हैं। एक्चुअली में जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को भी रिप्रेजेंट करती हैं। क्लियर है बेटा आपको। तो जितने नंबर ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें फाइंड आउट होते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को डिसाइड करते हैं। अब बात आती है कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो क्या चीज़ एक्सप्लेन करती है। तो देखिए, ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को भी एक्सप्लेन कर रहा है कि कितने हैं किस सेल के अंदर। दूसरी बात यह है कि ये जो ऑर्बिटल है उनके ओरिएंटेशन, यानी कि कौन सी 3D अरेंजमेंट में वो अरेंज हैं, कौन सी एक्सिस पर वो अरेंज हैं, इसको भी वो क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रही है। अब बात करते हैं, जैसे सपोज कीजिए
-1। -1 किसके लिए होता है? पी एक्स के लिए होता है। ये हम तो समझ आइए कि यहाँ का जो पी ऑर्बिटल है वो कौन सी एक्सिस पे है? एक्स एक्सिस पे है। तो इसका मतलब है ये क्या कर रहा है? एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि आपकी -1 वैल्यू जो आ रही है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की, वो किसके लिए आ रही है? पी एक्स, यानी एक्स एक्सिस पे जो अरेंज्ड ऑर्बिटल है पी सब सेल का, उसके लिए वैल्यू कितनी है? -1 है। इसी तरह से अपने पास अगर वैल्यू क्या आती है? 0 आती है। क्या आती है? 0 आती है। तो ये किसके लिए है? पी जेड के लिए आता है। किसके लिए होता है बेटा? पी जेड के लिए होता है। पी जेड ऑर्बिटल इस तरह से होगा। क्लियर है? इस तरह का ऑर्बिटल जो होता है वो पी जेड होता है। इसी तरह से +1 जो होता है वो किसके लिए दिया है? पी वाई के लिए दिया हुआ है। किसके लिए दिया हुआ है? पी वाई के लिए। तो हमें यहाँ से पता चलता है कि यहाँ पर एक ऑर्बिटल ऐसा भी है जिसकी अरेंजमेंट क्या है? पी वाई एक्सिस के ऊपर है, यानी कि ये कौन सा ऑर्बिटल हो गया? पी वाई ऑर्बिटल हो गया। तो इस तरह से मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो एक्सप्लेनेशन करता है कि ऑर्बिटल आपका कौन से एक्सिस पर क्या है? अरेंज है, या कौन सी 3D अरेंजमेंट में वो अरेंज है। तो हम ये कहते हैं कि इस तरह से मैग्नेटिक क्वांटम नंबर दो चीज़ें बताता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एंड ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। क्लियर है? अब नेक्स्ट बात करें अपने, तो अपने पास आता है पॉइंट के अंदर। तो अभी तक हमने जो स्टडी किया है वो क्या है कि एक एटम होता है और एटम में क्या होगा? शेल होगा। और शेल की एक्सप्लेनेशन कौन करता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और सेल के अंदर क्या होते हैं? सब सेल होते हैं। और सब सेल की एक्सप्लेनेशन कौन करता है? एज़ोमेट्रिक क्वांटम नंबर। ठीक है। अब उसके अंदर भी क्या होते हैं? अपने पास ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है। और ऑर्बिटल की एक्सप्लेनेशन कौन करता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। लेकिन एक चीज़ और आ गई कि ऑर्बिटल किसे कहते हैं? तो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी 100% होती है, ठीक है ना, उस प्लेस को किसी भी एटम के अंदर, उस प्लेस को क्या कहा जाता है? ऑर्बिटल कहा जाता है। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन रहेगा तो रहेगा कहाँ पर? ऑर्बिटल में रहेगा। ठीक है ना। तो अब ये सपोज कीजिए एफ के अंदर कितने ऑर्बिटल हैं? 7 ऑर्बिटल हैं। लेकिन इसमें से हम एक ऑर्बिटल की बात करें तो एक ऑर्बिटल के अंदर या 1 ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन कौन सी रोटेशन के अंदर होंगे? इस तरह से फिलअप होते हैं ये 2 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है ना। तो ये रोटेशन जो है डिसाइड किया जाता है किसके द्वारा? एक और क्वांटम नंबर है जिसका नाम है स्पिन क्वांटम नंबर। क्या नाम है? स्पिन क्वांटम नंबर। इससे हम क्या करते हैं? इनको डिसाइड करते हैं। तो नेक्स्ट अपना जो क्वांटम नंबर आएगा वो कौन सा आएगा? स्पिन क्वांटम नंबर आएगा। लेकिन आपके नोट्स में कुछ एक्सप्लेनेशन मैंने पहले दे रखी है, उनको अपने लेके चलते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेनेशन किया है। तो देखिए, सबसे पहले बात कि एटम में क्या मिलता है अपने को? शेल मिलता है। और शेल की एक्सप्लेनेशन कौन करता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये स्मॉल n है। क्लियर है। अब देखिए n=1 हो तो वो कौन सा? k शेल। अगर n=2 हो तो वो कौन सा? l शेल। n=3 हो तो कौन सा? m शेल। और n=4 हो तो n शेल। यानी कि हम एटम के अंदर घुसे तो सबसे पहले हमें क्या मिलेगा? शेल मिलेगा। अब इस शेल में भी क्या मिलने वाले हैं? आगे चल कर के हमें सब सेल मिलने वाले। क्या मिलने वाले हैं? सब सेल। अब हाउ मेनी सब सेल आर प्रेजेंट इन द एनी सेल, तो वो उसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूँ। अब देखिए आगे, तो शेल के अंदर क्या है? हाउ मेनी सब सेल प्रेजेंट इन द सेल, तो इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो कौन करता है? एल से की जाती है। किससे की जाती है? एज़ोमेथल क्वांटम नंबर से की जाती है। उसको किससे करते हैं? एज़ोमेथल क्वांटम नंबर से किया जाता है। क्लियर है बेटा? हाँ जी। तो देखिए अब बात करते हैं नंबर ऑफ सब सेल इन ए nth सेल। तो वो कितनी होती हैं? n ही होती हैं। ठीक है। जैसे अपने k सेल के लिए n की वैल्यू कितनी है? 1 है। तो इसका मतलब इसमें सब सेल भी कितनी होंगी? 1 नहीं होंगी। लेकिन उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी? 0 to n-1। एक वैल्यू तो 0 रहेगी और कहाँ तक चलेगी? n-1 तक चलेगी। तो 1-1 करोगे तो कितना आ गया? 0। यानी कि हमारे पास a की वैल्यू है वो है 0। तो 0 किसके लिए होता है? आपको अच्छी तरह से पता है बेटा, हम एज़ोमेट्रिक क्वांटम नंबर कर चुके हैं। 0 आपके पास होता है s के लिए। ठीक है ना। तो s क्या होता है? स्फेरिकल होता है। और इससे हमेशा कौन से स्पेक्ट्रा मिलते हैं? शार्प स्पेक्ट्रा मिलते हैं। ठीक है। जिससे हमें ये पता चला था कि ये क्या है? s ऑर्बिटल होता है, वो स्फेरिकल होता है। ठीक है। तो इस तरह से हमें सबसे पहले ये पता चला कि s जो आपके पास ऑर्बिटल है वो एक ही है। किसके अंदर? अपने n1 के अंदर, यानी कि k के अंदर। इसी तरह से n=2 आ जाए तो इसका मतलब है एक वैल्यू तो कितनी होगी? 0।
ये देखो एक वैल्यू तो कितनी हो गई 0, और वो कहाँ तक चलेगी n-1 तक, यानी कि 2-1 तक। तो 2-1 तो वैल्यू कितनी आई 1 आ गई, यानी कि इसके लिए दो वैल्यूज हैं, कौन कौन सी 0 एंड 1, 0 एंड 1 वैल्यू आ जाती हैं, ठीक है ना। अब ये क्या आएंगी, 0 किसके लिए s के लिए, और 1 किसके लिए p के लिए, ठीक है। तो इस तरह से ये किसकी वैल्यूज हैं, एजिमुथल पॉइंट ऑफ नंबर की वैल्यू हैं, कौन कौन सी 0 एंड 1। क्लियर है बात। तो अब ये 2 क्यों लगाया सर, क्योंकि ये दूसरे क्या हैं, अगर मैं 2 नहीं लगाता तो ये हो सकता है S1 वाला K का हो जाए या L का हो जाए, मेरे को क्या पता चलेगा। इसलिए उनके जो प्रिंसिपल पॉइंट ऑफ नंबर है वो उनके साथ क्या कर दिए जाते हैं, रिप्रेजेंट कर दिए जाते हैं। क्लियर है बेटा। तो यहाँ पर दो आपके पास क्या हैं, सब सेल प्रेजेंट हैं सेल के अंदर, 2s एंड 2p। इसी तरह से हम नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा कौन सा है, n=3। n=3 का मीन क्या हुआ कि हम बात कर रहे हैं m सेल की, तो इसका मतलब है कि l की कितनी वैल्यूज मिलेगी हमें, तो l की n वैल्यूज होती हैं, तो यानी 3 वैल्यूज मिलेंगी, 3 वैल्यूज आर फाउंड, ठीक है ना। कहाँ से कहाँ तक, 0 to n-1, n की वैल्यू कितनी है 3, तो 3-1 तक चलेंगे, 0 3-1, तो कहाँ तक आई 2 तक। तो बीच वाली हमें खुद एक्सेप्ट करनी है कि बीच वाली कौन सी है 1 है, तो इसलिए हमें l की 3 वैल्यूज मिली हैं, कौन कौन सी 0 1 एंड 2, ठीक है। तो 0 के लिए क्या लगाते हैं s, 1 के लिए क्या आता है p, और 2 के लिए क्या आता है d। अब कौन से ऑर्बिट सेल के हैं, ये थर्ड के हैं, इसलिए 3s 3p एंड 3d यहाँ पर वैल्यू आपको मिल रही है, 3ds 3sp, ठीक है। तो इस तरह से इसमें कितनी सब सेल होगी, टोटल 3 सब सेल होगी, एक s, एक p और एक क्या होगी d होगी, 3s 3p एंड 3d। अब इसी तरह से बात करें नेक्स्ट की, नेक्स्ट है n=4, यानी कि nth सेल की बात कर रहे हैं, तो वैल्यू कितनी है इसके, n की वैल्यू कितनी है 4, यानी कि इसकी कितनी l वैल्यू मिलेंगी 4 मिलेंगी। कौन कौन सी सर, 0 से लेकर के कहाँ तक n-1 तक, ठीक है ना। तो n-1 तक मिलेंगी, तो n की वैल्यू कितनी है 4, तो 4-1 कहाँ तक 3 तक। तो हमें कंसिडर करना है कि एक तो 0 हो गई, एक 3 हो गई, तो बीच में दो वैल्यूज कौन कौन सी रहेगी 1 एंड 2, ठीक है। ये कंप्लीट नंबर होगा आपका। तो अब देखिए 0 के लिए क्या लगाते हैं s, 1 के लिए क्या लगाते हैं p, 2 किसके लिए d के लिए, और 3 किसके लिए f के लिए। अब कौन से सेल के हैं, फोर्थ के हैं, इसलिए 4s 4p 4d एंड 4f। तो इस तरह से nth जो आपके पास n सब सेल है, उस सब सेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ सब सेल है वो कितने हैं 4 हैं, कौन कौन से 4s 4p 4d 4f। क्लियर है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, किसी भी सेल के अंदर कैलकुलेट करते हैं कि कितने वहाँ पर आपके पास सब सेल प्रेजेंट होंगे। अगला आता है हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट इन सब सेल, यानी कि अब बात आती है कि हमने पढ़ा रीड किया कि एटम में क्या मिलते हैं, सबसे पहले सेल मिलते हैं, सेल के बाद क्या मिलता है हमें सब सेल मिलता है। अब सब सेल के अंदर हमें क्या मिलता है, ऑर्बिटल मिलता है, यानी कि m की वैल्यू। क्लियर है। तो देखिए, तो हम बात करें हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट इन द सब सेल, वो कितनी होंगी m होंगी, ठीक है 1s के लिए। अब ये क्या आ गया, यहाँ पे अगर सेल की बात करूँ तो k, ये दोनों किसके लिए l के लिए, आगे चलेंगे तो वो किसके लिए m के लिए आ जाएगा, ठीक है। तो k में एक ही s है, तो s के लिए हमें एक ही वैल्यू मिलती है ऑर्बिटल में, और m की वैल्यू कितनी होती है, वो 0 होती है। तो इसका मतलब है s जो आपके पास 1s जो है उसके अंदर m की एक ही वैल्यू है, तो इसका मतलब है इस सब सेल में ओनली 1 ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट। और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, यानी 1s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं। इसी तरह से बात करें l के अंदर दो सब सेल मिलती हैं, कौन कौन सी 2s एंड 2p। तो s आ गया, s के लिए तो वैल्यू एक ही आती है, तो यानी कि 2s के अंदर एक ही ऑर्बिटल, लेकिन 2p के अंदर कितनी वैल्यू आ जाएंगी 3 वैल्यू जाएंगी, कौन कौन सी -1 0 एंड +1। क्लियर है। तो इस तरह से हमें ये पता चला कि 2p के अंदर कितने हैं 3 ऑर्बिटल्स हैं। तो अब बात करें कि l सब सेल में टोटल कितने हैं, तो l में 2s का भी आएगा और 2p की आएगा, तो टोटल कितने हो गए हमारे पास 4 ऑर्बिटल हो गए।
कितने हो गए 4 ऑर्बिटल। क्लियर है। अब इसी तरह से बात करें नेक्स्ट की 3s, किसके लिए बात कर रहे हैं 3s 3p एंड 3d, यानी कि n इजिकल्स टू 3 और यानी कि m आपका जो सेल है उसके लिए बात कर रहे हैं। उसमें 3 क्या होती हैं सब सेल होती हैं। अब इस सब सेल में s में ऑर्बिटल कितने होंगे 1, p में कितने होंगे सर 3 क्योंकि इसकी 3 वैल्यूज मिलती हैं, d में कितने होंगे टोटल 5। क्लियर है। और इनके लिए वैल्यूज आती हैं वो आपको पता है, यहाँ तक तो मैं आपको करा -1 0 और +1 p के अंदर। d के अंदर बात करें तो -2 -1 0 +1 एंड +2। टोटल कितने नंबर्स हुए 5 नंबर्स हुए। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने प्रेजेंट है आपके 5 प्रेजेंट हैं। क्लियर है। अब बात करते हैं कि m जो आपकी शेल है उसमें टोटल ऑर्बिटल कितने हैं। तो टोटल ऑर्बिटल ये होंगे m सब सेल के अंदर, ठीक है ना। तो कितने हो गए टोटल 1 ये हो गया, 3 ये हो गए p वाले और 5 ये हो गए। तो टोटल हो गए कितने 9, कितने हो गए 9 हो गए। तो m जो शेल है आपका उसमें सब शेल कितने टाइप की होती हैं सर 3 टाइप की। सब शेल कितने टाइप की 3 टाइप की, 3s 3p एंड 3d। बट नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हैं टोटल सर 9 हैं। क्यों, क्योंकि s का 1, 3p का कितना 3 और 3d की कितने 5। टोटल 1 3 + 5 टोटल कितना हो गया 9 हो गया। अब इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल आपको दे रखा है कि आपके पास अगर n क्या हो आपके पास शेल है उसके अंदर क्या होगा। तो उसके अंदर बात करें तो उसमें आपको बेटा आप तो समझ आ गया होगा कि 4s 4p 4d एंड क्या है 4f प्रेजेंट है। तो s के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं सर 1, p में कितने होते हैं सर टोटल 3, d में कितने होते हैं टोटल 5 और टोटल बात करें अपने पास f के अंदर तो इसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल कितने हैं अपने पास 7 हैं। तो यानी कि 1 + 3 + 5 और +7 तो कितने हो गए टोटल 16 हो गए। टोटल कितने हो गए 16। यानी कि हम बात करें कि n जो आपकी शेल है तो n शेल के अंदर टोटल जो आपके और नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैं वो कितने होंगे 16 होंगे। कितने होंगे बेटा 16 होंगे। अब बात आती है कि सर ये कुछ डायग्राम दिख रहा है आपके पास नीचे बना हुआ, ये क्या चीज़ है। तो बेटा ध्यान देना ये क्या है, इस डायग्राम के ऊपर फोकस करना। तो देखिए इस डायग्राम की बात करें तो ये कह रहा है कि सबसे पहले कौन सा शेल आया के शेल आया, ये इसका न्यूक्लियस है बीच में। तो के में तो एक ही है अपना, वो कौन सा है एस है। वो कौन सा है आपका एस है, ठीक है। अब बात करें सर एल के अंदर, एल के अंदर 2 होती हैं, कौन कौन सी सर 2s भी होती है और 2p भी होती है। तो एक तो ये जो स्फेरिकल आपको दिख रहा है वो तो क्या है 2s, वो आपका क्या है 2s है, ठीक है। मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ इसके लिए, हाँ जी। तो आपको ये जो दिख रहा है ये आपका क्या है एल की क्या है आपकी सब शेल है जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 2s को कर रहा है। तो ये तो स्फेरिकल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर इसमें साथ में क्या प्रेजेंट है 2p, तो 2p प्रेजेंट है। तो देखिए ये सेंटर से स्टार्ट करना है न्यूक्लियस से यहाँ से, तो ये देखिए ये यहाँ तक चलेगा यूँ। एक तो ये तो हो गया px, ठीक है। ये हो गया कौन सा 2py, ठीक है। और ये हो गया आपका 2pz, इस तरह से। क्लियर है। अब बात करें सर तो 2p और क्या हो गया 2s प्रेजेंट हो गया। अब बात करें सर हमारा जो आप बात करो 3 के लिए m के लिए, तो m का जो पहले कौन कौन से सेल होंगे उसके अंदर सर m के अंदर होंगे कौन कौन से 3s, ठीक है। कौन कौन से होंगे 3s 3p और कौन सा होगा 3d होगा। क्लियर है। तो इस तरह से टोटल कितने हो गए आपका s भी होगा p भी होगा और कौन सा होगा d भी प्रेजेंट होगा। तो अब बात करें तो 3s जो है अब लार्ज होगा थोड़ा सा ना, क्योंकि ये किसका है m सब सेल का है, ये 3s हो गया। क्लियर है। अब इसी के सेंटर से स्टार्ट करना है तो 3p थोड़ा सा क्या होगा लार्ज होगा। तो ये हो गया यहाँ तक 3p, इस तरह से आगे चलेगा ये 3px और ये हो गया आपका 3py और ये हो गया आपका 3pz, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि सर बात करें सर एक तो आपका 2s 2p है ना, और 1s 1p तो होता नहीं है,
तो एक होता है आपका कौन सा 1s। तो हम देखें कि 1s का साइज जो है वो क्या है, स्मॉल है। तो 1s का जो साइज है वो क्या है, स्मॉल है। क्यों? क्योंकि वो यहीं पे है, ये रहा k का है ये, तो 1s का साइज स्मॉल है। अब बात करें 2s की, किसकी, 2s की, तो 2s का साइज 1s से क्या है, लार्ज है, यहाँ तक है इस तरह से, ये 2s है। तो आप खुद देखो 1s स्मॉल है और 2s क्या है, लार्ज साइज का है। बात करें 3s की, तो 3s उससे भी क्या आएगा, लार्ज आ रहा है यहाँ पर। क्लियर है। अब बात करें इसी तरह से 2p की, क्योंकि 1p तो होता नहीं है, 2p की, तो 2p की रेंज कहाँ तक है, यहाँ तक है इस तरह से। क्लियर है। अब बात करें 3p की, तो 3p की रेंज कहाँ तक है, यहाँ तक है, देखो ऊपर तक। तो ये यहाँ पर कौन बच गया आपका 2p, बट इससे भी लार्ज जो आ रहा है वो कौन सा आ रहा है अपने पास, ये आ रहा है कौन सा, 3d, यहाँ तक ये 3d है। ये कॉम्प्लिकेटेड होता जाता है, सॉरी 3p है, तो 2p से लार्ज कौन आएगा आपका, 3p आएगा। तो इस तरह साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो ये आपको एक बताने की प्रयास किया था मैंने कि इस तरह से ऑर्बिटल्स होते हैं जो कि 3D स्ट्रक्चर में होते हैं, लेकिन 3D स्ट्रक्चर अपने कभी भी 2D पर नहीं बना सकते। क्लियर है। थोड़ा सा आप वीडियो को बार बार वॉच करना, तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट कि सर इधर वाला डायग्राम। तो इधर वाला डायग्राम में क्या किया हुआ है बेटा, ध्यान से समझना। इस वाले डायग्राम के अंदर कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इसके अंदर क्या किया है, सबसे पहले बनाया है 1s के सॉरी आपका के शेल में एक ही ऑर्बिटल रिप्रेजेंट किया है। और सर इसके बाद कौन बताया है आपको, यहाँ पर एक मिनट में कलर चेंज कर देता हूँ बेटा। तो ये आपका क्या है, 1s। ठीक है। अब बात करते हैं अपने किसकी, एल शेल की। एल शेल के अंदर कितने होते हैं, 2 होते हैं। कौन कौन से सर, एक तो ये हो गया आपका 2s और एक आपका हो गया 2p। ये एनर्जी लेवल को डिसाइड कर रहा है। ठीक है। अब इसी तरह से बात करें किसके लिए, m के लिए। m के लिए बात करें तो उसमें 3 है। कौन कौन से सर, पहला आएगा 3s, फिर आएगा 3p, है ना, फिर कौन सा आएगा इसमें 3d। क्लियर है। हाँ जी। इसके बाद कौन सा आएगा अपने पास, n का। n के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं सर, 4 होते हैं। ठीक है। तो 3d के बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाता है कौन सा, 4s सॉरी, बहुत ज़्यादा क्लोज होता है जैसे कि। और 4p जो होता है वो थोड़ा सा क्या रहता है, गैप लेके होता है यहाँ पर। ठीक है। और यहाँ पर जो आएगा वो कौन सा आएगा आपका 4d, 4 कौन सा आएगा फिर 5d। तो इस तरह से आपको कलर देखो, सबसे पहले जो रेड कलर दिख रहा है, ठीक है ना, पहले सबसे पहले कौन सा दिख रहा है आपको, रेड कलर, तो वो आपका कौन सा शेल है, के। तो के के अंदर एक ही होता है 1s। फिर आपको 2 मिले, कौन कौन से, 2s s और 2p। उसके बाद आपको 3 मिल रहे हैं किसके अंदर, ये m के अंदर। ठीक है ना। तो m के अंदर कितने हैं, 3 हैं। कौन से, ग्रीन कलर में दिख रहे हैं। पहला सबसे जो क्लोज पड़ रहा है न्यूक्लियस के वो है आपका कौन सा, 3s, उसके बाद 3d, फिर 3p, फिर उसके बाद क्या है 3d है। तो इस तरह से इनका क्या होता है, बढ़ते हुए एनर्जी लेवल होते हैं, क्योंकि जितना दूर होता जाएगा न्यूक्लियस से उनकी एनर्जी उतनी ही हायर होती है। इतनी सी बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है। तो इस चीज़ को आपने बार बार क्या करना है बेटा, रीड करना है। ठीक है। अब बात नेक्स्ट चलते हैं अपने पास, टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स एंड इट्स ओरिएंटेशन। यानी कि जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स है, ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी। तो हम पहले भी हम इसकी स्ट्रक्चर के बारे में एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं कि एस ऑर्बिटल जो होता है वो क्या होता है आपका स्फेरिकल होता है ना। तो हैव ओनली वन ऑर्बिटल, शेप इसकी क्या होती है, स्फेरिकल होती है। पी जो है वो 3 टाइप का है, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड, ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी। डी जो है वो 2 टाइप्स का है। कौन कौन सा, एक होता है T2G और एक होता है EG। तो सबसे पहले बात करें T2G की ग्रुप की, तो T2G ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इनकी जो ऑर्बिटल्स जो लोब्स होती हैं इन बिटवीन द एक्सिस होती है। यानी कि ये जो एक्सिस होती हैं एक्स एंड वाई, तो इनकी लोब्स कहाँ रहेंगी, इनके एक्सिस के बीच में रहेंगी इस तरह से। ठीक है ना। तो ये इस टाइप के जो ऑर्बिटल होते हैं इनको अपने क्या बोलते हैं, T2G। और एक होता है अपने पास कौन से ऑर्बिटल्स, EG। ठीक है ना, EG जनरेटेड। तो वो क्या होते हैं, अलोंग दी एक्सिस होते हैं। कहने का मतलब है उनकी जो लॉस होती है वो हमेशा एक्सिस के ऊपर होती है। तो इस तरह से डी ऑर्बिटल्स कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। क्लियर है।
T2G एंड EG। तो पहले T2G की बात करें तो DXY, DXZ एंड DYZ ऑलरेडी कर चुके हैं अपने। और एक EG ऑर्बिटल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, दीज ऑर्बिटल्स हैव द लोब्स अलोंग द एक्सिस, यानी कि इनके एक्सिस के ऊपर होती हैं लोब्स जो हैं, है ना, DX², DY'² और एक होता है DZ²। DZ² की जो ये वाली लोब्स होती है बेटा, ये स्टेबल नहीं होती एक्चुअली में, ये है तो ऐसे ही, ठीक है। तो एक लोब्स जो है वो Z वाली वो फिक्स होती है, और ये जो बीच वाली लोब्स होती है, ये जो लोब्स है वो क्या करती रहती है, मूव होती रहती है, कभी X पर तो कभी Y के ऊपर। तो इसलिए हम इसको क्या कर देते हैं, मिड का एक स्फेरिकल टाइप का दिखा देते हैं कि आप इसको फ्रंट से देख रहे हो, ठीक है। तो ये कभी X पे मूव कर जाती है तो कभी Y पे मूव कर जाती है, ठीक है। लेकिन फिक्स कौन सी होती है, Z वाली होती है। तो एक बार Z ये रहा, एक बार Z नीचे रहा, तो नाम पड़ गया DZ²। तो इस तरह से इन ऑर्बिटल्स का क्या पड़ता है, नेम होता है। अगले बात आता है कि F की बात करें तो F की स्ट्रक्चर बनाना बेटा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है, हम बता चुके हैं आपको 3D स्ट्रक्चर होती है, और इस वजह से हम उसको क्या नहीं कर सकते, ड्रॉ नहीं कर सकते। अगला है नेक्स्ट आपको नोट्स के अंदर दिया हुआ है पॉइंट, वो है एवरी ऑर्बिटल्स ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि कोई भी ऑर्बिटल्स है उसके अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2। तो आप S के अंदर ऑर्बिटल्स देखो 1, P के अंदर ऑर्बिटल देखो कितने होते हैं, 3, और अब बात करें अपने D के अंदर तो 5 ऑर्बिटल्स हैं, और F के अंदर कितने हैं, 7 ऑर्बिटल्स हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप बहुत अच्छी से कैलकुलेट कर सकते हैं कि S में एक ऑर्बिटल है तो मैक्सिमम 2 होते हैं एक ऑर्बिटल में, तो S कितना होगा, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। P में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कि 3 × 2 करोगे तो 6 आ जाएगा। D में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन, और F में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 14 इलेक्ट्रॉन। दैट्स क्लियर। अगली बात करते हैं हम, नेक्स्ट की बात करें तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन द एल्थ सेल, ठीक है ना। तो एल्थ सब सेल है ये, तो उसके अंदर 2l+1 होंगे, इसकी वैल्यू आपको रखनी आनी चाहिए। और द वैल्यू ऑफ m फॉर द एल्थ सब सेल ऑर्बिटल्स कहाँ तक चलती है, -l से लेकर 0, 0 से लेकर के कहाँ तक, +l तक। अगली बात करें स्पिन क्वांटम नंबर, नेक्स्ट आता है अपना 4th क्वांटम नंबर जिसका नाम है स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। तो ये क्या करता है, ओरिएंटेशन के साथ साथ रोटेशन को एक्सप्लेनेशन करता है कि इलेक्ट्रॉन कौन से रोटेशन में रहेगा। तो देखिए अब बात कर रहे हैं अपने स्पिन क्वांटम नंबर की, किसकी बात कर रहे हैं, स्पिन क्वांटम नंबर। तो देखो आप ध्यान से कि जब भी कोई एक एटम होता है, एटम में जो सेंटर का क्या है, न्यूक्लियस है, तो इलेक्ट्रॉन इसके अराउंड क्या करता है, रिवॉल्व करता है, बट ऑन दी एक्सिस भी अपने आप में क्या करता रहता है, वो रोटेशन करता रहता है। जैसे अर्थ है, अर्थ जो है वो सन के अराउंड में क्या करती है, रिवॉल्व करती है, बट ऑन द एक्सिस अपने आप में वो क्या कर रही है, रोटेशन भी करती है, जिससे डे एंड नाइट क्या हो पाता है, पॉसिबल हो पाता है, सही है ना। तो इसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी है, आप न्यूक्लियस को कंपेयर कर लो सन के साथ, और अपने इलेक्ट्रॉन को कंपेयर कर लो किसके साथ, अर्थ के साथ। तो आप अच्छी तरह से जानते हो कि हमारे अर्थ के भी 2 पोल्स हैं। जब भी कोई चार्ज बॉडी मूव रोटेशन करती है तो उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती हैं, क्लियर है। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हमारी अर्थ में भी है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। इसी तरह से यहाँ पर भी रोटेशन कौन सी साइड में हो रहा है, क्लॉकवाइज हो रहा है या एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, ठीक है ना। तो रोटेशन के बेस पर ही बताने के लिए ही हमें यहाँ पे क्या किया गया है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर दिया गया है। तो देखिए एन इलेक्ट्रॉन लाइक द अर्थ स्पिन अराउंड एन इट्स एक्सिस दस हैज़ द intrinsic spin angular quantum number which a vector quantity magnetic moment and can have 2 orientation relative to the selective axis, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए अगर वो आपका क्लॉकवाइज करता है अप डायरेक्शन के अंदर तो वो आपका क्या होगा, +½ उसकी वैल्यू फिक्स की गई है। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज आता है यानी कि डाउन डायरेक्शन के अंदर जा रहा है उसका मोमेंट, तो वो आपका क्या होगा, -½ होगा। तो इसलिए अपने जब भी कोई ऑर्बिटल फिलअप करते हैं तो आपको अच्छी तरह से पता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो पहला कौन सा होता है हमेशा +½ का, और सेकंड वाला कौन सा होता है, -½ का। इसलिए ये एरो जो है आपके सामने जो मैं आपको बता रहा हूँ ग्रीन लाइन्स के अंदर, तो ये जो अप करने का मतलब होता है कि S का जो वैल्यू है वो कितनी है, +½ है। कितनी है बेटा, +½ है इसके लिए। और इसके लिए बात करें तो इसके लिए S जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो कितना होता है, -½ होता है। तो ये क्वांटम नंबर दिया गया है जो कि इनके रोटेशन को क्या कर रहा है,
रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्चुअली में ये अपने आप में मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट अपने पास आता है कि फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स फॉर एनी एटम्स। ठीक है ना, फिलिंग करने के लिए हमें एक प्रिंसिपल दिया गया है जिसका नाम है ऑफ बो प्रिंसिपल। इसकी डिस्कशन जो है हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। अभी के लिए आप इतना ही रीड करना और कल की क्लास के अंदर अपने से नेक्स्ट चलेंगे। थैंक यू बेटा, ओके बाय।